ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, जेनेटिक्स के बेसिक फैक्ट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं ना। तो कल अपन ने लास्ट क्लास के अंदर लोकस क्या होता है, एलील क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये जीरो लेवल है। मतलब कि ये आपको एनी टाइम पता रहना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन है वो तो बहुत आगे के लेवल से आएंगे ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। बट ये कि इनके बिना आप वहां तक नहीं जा पाओगे, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसी में अपन नेक्स्ट बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस है, फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। क्वेश्चन जो आएगा वो 99% संभावना है कि ट्राई हाइब्रिड बेस्ट होगा, है ना। तो ट्राई तक पहुंचेंगे उससे पहले बहुत चीजें अपन समझ लेंगे। तो बिल्कुल से बेसिक एग्जाम्पल लेंगे अपन, और बेसिक एग्जाम्पल लेके इन चीज़ों को समझेंगे ना। जैसे सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल आप लेते हो कि आपने एक मटर का टॉल प्लांट लिया और आप उसका ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हो। ठीक है। एक सिंपल सी बात है ना, सबको पता है। तो टॉल एंड ड्वार्फ का मतलब ये होता है कि आपने जो पहला पौधा लिया वो कंप्लीटली टॉल है। टॉल मतलब लेंथ का एक स्टेट है कि एवरेज से ज्यादा बड़ा है वो टॉल है, बहुत छोटा है वो ड्वार्फ है, ऐसे है ना। तो टॉल वाला प्लांट और एक ड्वार्फ वाला प्लांट, उन दोनों में हाइट को लेकर के बहुत क्लियर डिफरेंस है। जैसे व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर, मतलब आपको मेजर नहीं करना पड़ता, आपको नापना नहीं पड़ता कि है ना, जैसे एक लंबा पौधा बौना पौधा हो। तो हमें कुछ नहीं करना ना, एग्जैक्टली हम समझ जाते हैं कि वो एक प्रकार से क्वालिटी है, नॉट क्वांटिटी। वैसे आप नापोगे तो हाइट में अंतर है, ऐसा नहीं है, राइट, लेकिन नापने की नीड नहीं है। इधर लंबाई में तो आपको नापने जैसा फील हो सकता है, लेकिन अगर आपने फ्लोर का कलर लिया तो उसमें रेड, है ना, पूरा रेड, और फिर पूरा रेड आप माइनस कर दो तो वाइट, है ना, पूरा लाल रंग निकाल दें उसका तो सफेद। ऐसा। तो ऐसे करेक्टर्स हैं जिनके लिए हमें मेजर नहीं करना पड़ता है, तो उनको अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव करेक्टर्स। क्वालिटेटिव। दूसरे क्वांटिटेटिव होते हैं जिनको नापा जाता है या मेजर किया जाता है। ठीक है। तो मोस्टली जो जेनेटिक्स है, या आपने बीएससी एमएससी में जितना भी पढ़ा है, वो सारा क्वालिटेटिव करेक्टर बेस्ड है ना। बाल सीधे घुंघराले, त्वचा का रंग ये, त्वचा का रंग वो, उसमें नापना नहीं पड़ा किसी भी चीज को। ऑल आर क्वालिटेटिव करेक्टर्स, है ना। और इनको लेने के पीछे अच्छी बात ये होती है कि फिनोटाइप के अंदर ये चीजें बहुत आराम से दिखती हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, अंतर साफ होता है, और डाउट नहीं होता। भाई आप प्रोजेनी में कौन कितने बने इनको काउंट करते हो, तो काउंट करने में दिक्कत ही नहीं है, रेड कितने हैं, व्हाइट कितने हैं, साफ दिखता है, काउंटेबल है, मतलब इरर्स नहीं आएंगे। इरर्स नहीं आएंगे, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, राइट। तो इजी है वर्किंग करना, इजी है। ठीक है। अभी देखो, मोनोहाइब्रिड को आप क्या समझें। जैसे आपने कहा कि पी का प्लांट है ना, मटर का पौधा है। तो मटर के पौधे में हाइट ही तो नहीं है, हाइट के अलावा भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं, सो मेनी करेक्टर्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। हाइट के अलावा बहुत सारे करेक्टर्स हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो करेक्टर्स आपने कहा एन करेक्टर्स, आप तो एन में से केवल एक की बात कर रहे हो। तो टॉलनेस, ड्वार्फनेस, इसके बाद में एन माइनस करेक्टर तो अभी भी इसमें बचे हुए हैं।
है ना। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, अलग अलग लेवल के करेक्टर्स होते हैं। तो अगर हम किसी सिंगल करेक्टर को लेकर, अगर हम एक सिंगल करेक्टर को लेकर के ऐसे क्रॉस पे जाएं या उसको समझें, दिस इज मोनो हाइब्रिड। तो दिस इज ओनली फॉर मोनो। ये तो मोनो मोनो का मैटर हो गया कि मोनो हम इसलिए बोलते हैं। अगर आपने दो करेक्टर ले लिए होते कि टॉल और लाल फूल, तो डाई हाइब्रिड हो जाता। अगर आप तीन ले लेते तो ट्राई हो जाता। फिर आप मैथमेटिक्स बढ़ जाती है ना, रेशियोज बढ़ जाएंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आपका लेवल है CSI का वो तीन तक की है ना, क्वाड्रा उससे आगे के नहीं आते। ठीक है, तो मतलब 12th BSc लेवल का मामला है ना। मोनो समझ गए। अब इसके बाद में बात आती है हाइब्रिड किसे कहते हैं। किन्हीं दो टाइप्स या दो का जो मिक्सअप होता है, सिंपली आप उसको हाइब्रिड बोलते हो। एक प्योर टॉल है, एक प्योर ड्राफ्ट द्वार है ना, प्योर। देखो मटर का जो केस है, वो मटर का केस सिंपल जेनेटिक्स नहीं है। मटर के केस के अंदर मैंडलिज्म का एक बहुत बड़ा रूल फॉलो होता है, दैट इज डोमिनेंस। दैट इज डोमिनेंस कि कैपिटल टी हमेशा ही स्मॉल टी को सप्रेस करता है। स्मॉल टी का जो इफेक्ट है वो कैपिटल टी के प्रेजेंस में नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस। ठीक है, तो डोमिनेंस की वजह से ड्वार्फ हमेशा ही प्योर होता है। ड्वार्फ हमेशा ही प्योर होता है क्योंकि उसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। और जो टोल हैं वो प्योर भी हो सकते हैं, इम्प्योर भी हो सकते हैं। टॉल में दो ऑप्शन है, कैपिटल टी ये प्योर है, 100% प्योर। एंड कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्योर नहीं है। दिस इज नॉट प्योर। तो जो प्योर होता है उसको आप बोलते हैं होमोजाइगस। और जो इम्प्योर होता है उसको अपन बोलते हैं हेटेरोजाइगस। अगर सैम कैस आप मिराबिलस जलापा का ले लेते तो वहां पे जो हेटेरो है उसका कलर है ना रेड नहीं पिंक आता। ऐसा नहीं कि ये चीज छोटे बड़े की चीज हर कहीं लगा दोगे ना, जो केस है उसमें वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनकम्प्लीट का केस है तो इनकम्प्लीट के हिसाब से लगाओगे, डोमिनेंस का केस है तो डोमिनेंस के हिसाब से लगाओगे, को डोमिनेंस का केस है तो उसके हिसाब से लगाओगे। इसका मतलब ये है कि आप ये चेक कर लो कि किसी में क्या है, यानी कि उसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, जीनोटाइप के अंदर आपके पास दो एलील आएंगे है ना। मोस्टली जो एग्जांपल आप लेते हैं, जो भी अपन समझते हैं, वो वन जीन टू एलील बेस्ड होते हैं कि एक जीन के अल्टरनेट दो ऑप्शन लेते हैं। जैसे आपने कहा टॉल एंड ड्वार्फ, ये तो है फिनोटाइप के करैक्टर। इनमें क्लियर डिफरेंस है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स कि आपको इनमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। मेंडल की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यही था कि उसने 7 करैक्टर लिए और सातों करैक्टर बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग थे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसको जो सांप दिख रहा था उसने उसी के हाथ लगाया, जहां पे डाउट था वो चीज उसने काम में ही नहीं ली। तो मेंडल लक्की था, लकीली उसको वही चीज समझ में आई जिसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका काम आराम से हो गया। और फिर दूसरा बड़ा लक था
कि उसने जो 7 करेक्टर लिए, सातों के जीन दूर दूर थे, तो वो सारी चीजें आराम से समझा पाया। वरना लिंकेज वगैरह हो जाते तो उसको समझ में ही नहीं आता। तो दो बड़े फैक्टर थे उसके, है ना। फिर उससे पहले तो ये था कि भाई उसकी पौधों को लगाने में, पौधों को देखने में, उनके बीच में क्रॉस कराने में रुचि थी उसकी, है ना। जीन तो वही होते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंगनेस भी वही होती है, लेकिन उसकी आदत थी कि उसे पौधे लगा के उन पे काम करने में अच्छा लगता था, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गया, है ना। किसी को इकोलॉजी में काम करना अच्छा लगता है तो वो फादर ऑफ इकोलॉजी बन जाता है। जिसको कोई काम करने में इंटरेस्ट आने लग जाता है तो वो फादर बन जाता है। अगर मेंडल को अच्छा नहीं लगता पौधे लगाना, वो तो पोप था, वो तो पादरी था ना, वो तो ठीक है ना। गॉड के लिए काम करता, मटर के लिए ना करता तो रह जाता। मीन्स वो उनका मैटर है। उस समय उनको पता लगा, ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता ही नहीं था। लोगों को ये नहीं पता था कि बाहर जो दिखता है उसका कनेक्शन अंदर से होता है। उसने इनको फैक्टर नाम दिया, जीन नाम नहीं था उस समय पे, तो उसने फैक्टर बोला कि कोई फैक्टर है, वो कंट्रोल कराता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फैक्टर का मतलब प्रोटीन होता है, जेनेटिक्स में फैक्टर का मतलब जीन होता है ना। इकोलॉजी में फैक्टर का मतलब कोई भी चीज जो किसी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते है उसका नाम फैक्टर होता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट में एक ही नाम के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, राइट। ठीक है। तो ये तो है कॉन्ट्रास्टिंगनेस कैरेक्टर्स के, है ना। इसके बाद में टॉल एंड ड्वार्फ को एक ही जीन है, वन जीन। अब वन जीन बोलते आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी जीन अपनी जगह पे होता है। मेन वन जीन कहाँ मिलेगा आपको? वन लोकस पे मिलेगा, यानी कि लंबाई का जीन जिस क्रोमोसोम के ऊपर है वही मिलेगा, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर नहीं मिल सकता। और उस क्रोमोसोम के ऊपर भी उसकी जो जगह है वही मिलेगा। जैसे आपके अंदर त्वचा के रंग का जीन और मेरे अंदर त्वचा के रंग का जीन सेम क्रोमोसोम की सेम जगह पर, यानी कि हर जीन अपनी एक खास जगह होती है, वहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं उसका लोकस। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप में 23 जोड़ी क्रोमोसोम हैं तो आप में वो कहीं है 18 नंबर वाले पे है, मेरे में 17 वाले पे है, किसी में 21 वाले पे, ऐसा नहीं होता। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन दैट डेफिनेट सीक्वेंस। डेफिनेट सीक्वेंस है भाई, एक खास क्रोमोसोम के ऊपर वो छोटी भुजा पे है, बड़ी भुजा पे है, टेलोमर से कितनी दूरी पे है, सेम फिक्स लोकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड लोकस। हाँ, एक लोकस के ऊपर ऑप्शन हो सकते हैं कि ओरिजिनल सीक्वेंस है या म्यूटेट वाली है, तो उससे फिर नाम है कि कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल हो सकता है, वो एलील कहलाते हैं। तो कंफर्म हो गया कि एलील्स हैं वो हमेशा ही एक लोकस पे होते हैं। अब एक लोकस तो एक क्रोमोसोम पे एक ही होता है, तो अगर आपको दो एलील चाहिए तो दो क्रोमोसोम चाहिए, मल्टीपल एलील्स चाहिए तो आपको मल्टीपल क्रोमोसोम चाहिए। तो लास्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, राइट। कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि एलील हमेशा ही एक ही लोकस पे होती है और जीन हमेशा ही डिफरेंट लोसाई पे होते हैं। जीन्स हमेशा ही डिफरेंट लोसाई पे होते हैं, ठीक है ना। तो वन जीन टू एलील, ये कोई कंपल्सरी रूल नहीं है। आपने कहा ब्लड ग्रुप में तो वन जीन थ्री एलील है,
कहीं और चले जाएंगे तो और ज्यादा आ जाएंगे, राइट। और एक बार के लिए जैसे आप सोच के आओ, जैसे ब्लड ग्रुप का मामला है, आपने कहा कि 3 एलील हैं, 3 एलील्स। अभी आप पौधे की हाइट की बात कर रहे थे, हाइट में आप कह रहे थे कि 2 एलील हैं तो 2 क्रोमोजोम चाहिए, तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि जीनोटाइप कैपिटल टी हो, तो भी 2 क्रोमोजोम चाहिए, दोनों पे कैपिटल टी होना चाहिए। अगर आप स्मॉल टी चाहते हो तो भी 2 क्रोमोजोम चाहिए, दोनों के ऊपर उसी जगह पे स्मॉल टी वाला सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप हेटेरो चाहते हो तो भी आपको 2 क्रोमोजोम चाहिए, यानी कि सारे मैटर 2 क्रोमोजोम बेस पे है, यानी कि डिप्लॉयड के एंगल से बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा करके समझोगे तो ऐसा है कि अगर आपको 2 एलील दिखानी है तो 2 क्रोमोजोम चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये हो गया है कि हमें 3 एलील दिखानी है, तो क्या हमारे 3 क्रोमोजोम की जरूरत पड़ेगी? और क्या ब्लड ग्रुप को लेकर के हम ट्रिप्लोइड होते हैं फिर? ना, ऐसा कुछ नहीं। हम तो हर जीन को लेकर डिप्लॉयड होते हैं। तो बात ऐसी आ गई कि क्रोमोजोम तो हैं, एलील तो हैं 3, आई, ए एंड बी। अब ये तो पूरा भंडार है, ये जितने भी होमोसेपियन है उनमें ये 3 प्रकार के एलील हैं। अब इनमें से 2 ले लो कोई से भी। मैंने कहा मैं तो आई और ए लेता हूँ तो मेरा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। कोई क्या कहता है, कोई कहता है मेरे को तो ए और बी चाहिए तो उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। तो 3 में से कौन से 2 आप में आ गए, उनसे आपका जीनोटाइप बनेगा। आप में कहाँ से आ गए? आप में आपके पेरेंट्स से आ गए। उनमें कहाँ से आए? उनके पेरेंट्स से आए। तो ये तो समुद्र है, 3 का है, ऐसे आप 300 का भी ले सकते हो। तो किसी में 2 धागे ही जा सकते हैं, क्योंकि वी आर डिप्लॉयड, वी आर डिप्लॉयड। यहाँ सब कुछ है, आप में क्या जाएगा ये आपको बनाने वाले जाने, या पेरेंट्स का मैटर। पेरेंट्स के अंदर से एक एक धागा आएगा क्योंकि गैमेट्स आर डिप्लॉयड। एंड कौन से 2 धागे आप में आ गए, दैट्स वाई योर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो 3 एलील होने का मतलब 3 क्रोमोजोम ट्रिप्लॉइड ऐसा नहीं है। ऐसे तो आप 4 एलील ले लेंगे, 10 ले लेंगे तो 10 ना, प्लॉइडी का लेवल 10 थोड़ी है ना। दिस इज एलील पूल, दिस इज एलील पूल। जैसे आप कहें कि आप किसी शॉप पे गए और वहां पे 10 रंग की गेंद पड़ी है, अब आप उसमें से 2 कलर की गेंद दोनों पॉकेट में डाल लेते हो, तो आपने जो उठाया उससे आपका मैटर बनता है। वैसे वहाँ पॉपुलेशन में सब है, हम पॉपुलेशन का पार्ट होते हैं, हर कोई पॉपुलेशन का पार्ट होता है, क्योंकि हर कोई अपने आप बन ही नहीं सकता। स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसी का नहीं है, पेरेंट्स से प्रोजेनी बनती है, राइट। और पेरेंट्स के साथ में उनके सिबलिंग होते हैं, फिर उनके कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए ग्रुप कंपलसरी है। ओके। तो माइंड के अंदर जैसे सिंपली कॉन्सेप्ट होती है ना कि 1 जीन 2 एलील, हम इससे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप मोनोहाइब्रिड पे चल के देखिए। मोनोहाइब्रिड में आपने कहा कि हम पहले पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स आपको इन चीजों को समझने के लिए प्योर लेने होते हैं। प्योर का मतलब आपने ले लिया कैपिटल टी, और दूसरा पेरेंट आप लेंगे स्मॉल टी। ये दोनों प्योर हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या समझ में आता है? इसमें ये समझ में आता है कि दोनों पेरेंट डिप्लॉयड हैं,
इसलिए समझ में आता है कि दोनों पेरेंट में एक ही एलील की दो कॉपी है तो वो प्योर है, राइट। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इस पेरेंट में दो क्रोमोसोम आपने दिखाए और दोनों क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल टी है, और यहाँ पे इसको आप ऐसे दिखाना चाहें, बात एक ही है। आप इसको क्रोमोसोम बना के दिखाओ तो भी बात हुई है, आप स्मॉल टी लिखो तो भी बात हुई है, या आप कागज पे कुछ भी ना लिखो बस सोच लो तो भी बात हुई है कि एक प्योर टॉल एक प्योर डार्क। तो लिखने की जरूरत थोड़ी है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ठीक है। यहां तक तो मैटर है ऑर्गेनिज्म का, ये ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये डिप्लॉयड है, और इनको आपने बोला है पेरेंट, तो ये पेरेंट वन है और ये पेरेंट टू है। अब पेरेंट्स का नेक्स्ट काम है गैमेट्स बनाना। इनके अंदर दो ही एलील थी, दोनों एलील सेपरेट हो गए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर था, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। तो मियोसिस की प्रोफेज फेस्ट के अंदर ये पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करने के बाद में इसमें क्रॉसओवर भी हो सकता है, ठीक है। क्रॉसओवर एक बार करा के देख लो, क्रॉसओवर करा के देखिए, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी एक्सचेंज करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 10 रुपए पॉकेट में से निकाल के 10 वापस डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल टी आपने एक्सचेंज किया और कैपिटल टी के साथ में किया तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो क्रॉसओवर हुआ कि नहीं हुआ आपको दिखेगा ही नहीं, राइट। ये चीज बहुत बड़ी है। अडेप्टेशन की साइड में जाओगे, इवोल्यूशन की साइड में जाओगे तो ये पता लगेगा कि अगर फंक्शन में चेंज नहीं हुआ या कुछ असर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो चिप्ड है, नेचुरल सिलेक्शन उस पर काम नहीं कर सकता। तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता है ना, मियोसिस की प्रोफेज फास्ट, उसमें मियोसिस होता है, लेकिन हमारा जो जीनोटाइप है वो तो कैपिटल टी है, तो उसमें मियोसिस से कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ऐसे स्मॉल टी में आप करवा लीजिए क्रॉस ओवर, कुछ नहीं होना, क्योंकि स्मॉल टी इज एक्सचेंज बाय अगेन स्मॉल टी, तो नथिंग विल बी चेंज, नथिंग विल बी चेंज। पिक्चर आप देख रहे हो उतनी नहीं है, इसमें एक चीज अभी बाकी है, वो क्या है? आपने कहा कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, यस। आपने दो लाइन क्यों दिखाई? क्योंकि दो क्रोमोसोम है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, तो पेयर के अंदर दो मेंबर होते हैं, एक क्रोमोसोम फादर साइड से आया हुआ है, एक मैटरनल साइड से आया हुआ है। अब आप मियोसिस में क्या कराओगे? चार गैमेट बनाते हैं। जब मियोसिस होती है तो एक मदर सेल से चार डॉटर सेल बनती है, एंड रिजल्टिंग डॉटर सेल्स आर हैप्लोइड इन नेचर एंड दे फंक्शन लाइक ए गैमेट, राइट। तो दो धागों से चार बनाने आपको, पहला काम आता है एस फेज, रेप्लिकेशन होगा इनका, रेप्लिकेशन होगा तो ये धागे डबल हो जाएंगे, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, और बाकी इनमें क्रोमेटिड्स हैं वो डबल हो गए। अब कैपिटल टी से कॉपी मारी है तो कैपिटल टी बनेगा, दूसरे धागे पे भी कैपिटल टी था तो उसकी कॉपी कैपिटल टी आएगी, ठीक है। क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर के अंदर जैसे क्रोमेटिड नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्रॉसिंग ओवर हमेशा ही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में कराया जाता है,
अगर सिस्टर के बीच में कराओगे तो कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा, है ना। नॉन सिस्टर के बीच में कराते हो और अगर इंडिविजुअल हेटेरो है तो नतीजा निकलता है, वरना तो वहां भी नहीं निकलेगा। तो ये चीज इसके अंदर ही है, यानी कि जो आप ये कहते हैं ना ये, और इससे आप यहाँ पहुंच गए, इसमें ये सब आ गया। इधर तो आप सिंबल से काम कर रहे हो ना, दो कैपिटल टी साथ लगाए, जीनोटाइप डिप्लॉयड हो गया, फिर दोनों को थोड़ा दूर दूर लिख दिया तो गैमेट बन गए। लेकिन वो क्या गया अंदर, म्यूसिस पूरी हो गई। ठीक है, अब आपने दो ही लिए, बनते तो चार है। ठीक है, अब वो मैटर ये है कि आपके पास एलील यही थी उसी की कॉपी है, यही थी उसी की कॉपी है। यहां से नया सफर चालू हो जाता है जेनेटिक्स का, कि जेनेटिक्स में संख्या नहीं अनुपात ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक कैपिटल टी होगा और दूसरा भी यही होगा। आपको ऐसे मन नहीं मान रहा तो दो टी और लगा के देख लो, है ना। दो टी इधर लगेंगी, दो टी उधर लगेंगी, तो रिजल्ट आपका जो आ रहा है उसका डबल आएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपात फिर वही आएगा, है ना। नेक्स्ट पीढ़ी में आप जाएंगे तो यहाँ पे गैमेट बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। देन फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन करा दीजिए, आपको जो भी मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे आप दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार बनेंगे, चार को चार से मल्टीप्लाई करते तो 16 बनते, लेकिन हर कोई बनेगा ऐसा ही। तो आप चार बनाओ, 16 बनाओ, और कुछ बनाओ, नथिंग मैटर्स, ऑल आर हेटेरो। दिस इज F1, they all are heterozygous, and you can say they are hybrid. They are hybrid only at the level of genotype. वो जीनोटाइप के ऊपर हाइब्रिड है, फिनोटाइप के ऊपर हाइब्रिड नहीं है। फिनोटाइप के ऊपर लंबा और बोने का मिक्स नहीं है वो, दो चीजें मिक्स नहीं हुई उसमें, दो में से एक दिख रहा है एक नहीं दिख रहा। तो दिस इज द मैटर ऑफ डोमिनेंस। तो जीनोटाइप हाइब्रिड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फिनोटाइप में कोई हाइब्रिडनेस नहीं है। दिस इज ओनली F1 हेटेरोजाइगस। ऑल प्रोजेनी ऐसी ही बननी है। इसको देख के हमें और क्या समझ में आ सकता है, इसको देख के हमें ये समझ में आता है कि P1 के पास था कैपिटल टी, P2 वाले ऑर्गेनिज्म था दूसरा एलील स्मॉल टी। तो दो अलग अलग पेरेंट्स के अंदर जो अलग अलग एलील थी वो एक साथ आ गए। यानी कि जो बन रहा है वो एक पेरेंट से नहीं बनता, वो दोनों पेरेंट के एलील्स हैं उनसे बनता है। ये पहला लेवल है, आप इसको देख के कह सकते हैं कि किसी भी एक में एक साथ नहीं थे। पेरेंट आपने प्योर लिए थे, प्रोजेनी इम्प्योर बन रही है, हाइब्रिड बन रही है। तो जो एलील्स हैं वो एक साथ आ रहे हैं। आप बोल रहे हो कि एलील एक साथ आ रहे हैं, बाकी अकेली एलील तो चलती नहीं है, पूरा क्रोमोसोम जाता है पोल पे, स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर के पूरा क्रोमोसोम जाता है। इसका मतलब डिप्लॉयड में एक क्रोमोसोम फादर से आया है और एक मदर से आया है, राइट। ठीक है, तो यहाँ आपको डोमिनेंस समझ में आ जाएगा कि आप कैपिटल टी स्मॉल टी को छोड़ो, आप सीधे ये बात करो कि हमने लंबे पौधों का दोनों पौधों से क्रॉस कराया तो हमें सारे लंबे मिलते हैं।
इस चीज को गौर करने पे ऐसा लगेगा कि लंबापन जो है वो कोई बड़ी चीज है, भारी चीज है, कि उसी की चलती है। बोने वाला तो ऐसे दिखा ही नहीं ना, खत्म हो गया, छिप गया। राइट। कि आपके पास पेरेंट्स में दो करेक्टर थे और प्रोजेनी में एक गायब हो गया, एक ही करेक्टर दिख रहा है, और जो करेक्टर दिख रहा है वो डोमिनेंट करेक्टर विजिबल है, दैट इज ओनली डोमिनेंट करेक्टर विजिबल। डोमिनेंट करेक्टर इज विजिबल, और जो विजिबल नहीं हुआ उसको रिसेसिव बोलते हैं। रिसेसिव करेक्टर नॉट विजिबल। फिर आप कहेंगे तो P2 तो बोना था, उसमें तो दिख रहा था वो, उसमें तो बोनापन दिख रहा था, इसमें भी एक टी तो है, इसमें क्यों नहीं दिखता? कारण ये कि कैपिटल टी स्मॉल टी को सप्रेस कर देता है। ठीक है। वैसे फिजियोलॉजी के हिसाब से जाके देखें तो उसका मतलब ये है कि जिब्रेलिक एसिड स्मॉल टी से तो नहीं बनता, लेकिन कैपिटल टी बना देगा। तो काम तो जिब्रेलिक एसिड से होता है, तो जिब्रेलिक एसिड अगर बन के आ गया, पौधा लंबा हो जाएगा। तो एक खराब कॉपी है वो पड़ी रहेगी, सही वाली कॉपी ने एसिड बना दिया, और जिब्रेलिक एसिड से पौधे का जो इंटरनोड्स हैं वो लंबे हो गए, पौधे की हाइट आ गई। राइट। तो अगर आपने प्योर पेरेंट लिए और फिर आपको प्रोजेनी के अंदर हाइब्रिड मिलता है, वो फिनोटाइप एक ही आता है, तो जो आता है वो डोमिनेंट है। तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाता है। राइट। कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि हर जगह पे आपको डोमिनेंस मिलेगा, इसका एक्सेप्शन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेप्शन है, को डोमिनेंस एक्सेप्शन है। एक छोटा और एक बड़ा होना डोमिनेंस है, ऐसा नहीं होना डोमिनेंस के एक्सेप्शन है सारे। राइट। ठीक है, अभी हम फिनोटाइप से देख के आ गए कि हमने फिनोटाइप देखा तो पेरेंट 1 था वो टॉल था, पेरेंट 2 था वो ड्वार्फ था, और F1 के अंदर टॉल मिलते हैं। राइट। तो यहाँ ये समझ में आया कि ड्वार्फ वाले का टॉल के सामने इंफीरियर रिलेशन है, कि टॉलनेस वाला करेक्टर है वो ड्वार्फ वाले करेक्टर के ऊपर इन्फ्लुएंस, है ना, डोमिनेंस वाला डाल रहा है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, अब अपन दूसरा काम करते हैं, F1 का F1 से क्रॉस कराते हैं, तो अगली प्रोजेनी आ जाएगी, दैट विल बी F2। ठीक है। तो क्या होता है वो तो आपको पता है, उसकी बात तो पहले नहीं करेंगे, पहले दूसरी बात करेंगे। क्या यहाँ पे ऑल टॉल है? क्या यहाँ पे ऑल ड्वार्फ हैं? क्या यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फ है? क्योंकि आपको अंदर क्या वो नहीं दिखता, हमें फिनोटाइप दिखता है, हमें बाहर से दिखता है। ये तो हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि जीन वीन होते हैं और उसे, है ना, एलीड होते हैं, तो हम लगा रहे हैं, वरना पौधा तो बाहर से दिखता है ना। राइट। तो क्या सभी पौधे लंबे होंगे ना? इसका मतलब ये हुआ कि F1 में जो लंबेपन की चल रही थी वो F2 में क्यों नहीं चलेगी? फिर वहां तो आप कह रहे थे कि लंबा है वो बोने वाले कैरेक्टर पे भारी पड़ता है, तो फिर यहाँ भी पड़ना चाहिए था, है ना। यहाँ पे तो आपने पौधा बोना लिया ही नहीं, एक्चुअल में लंबे का लंबे के साथ क्रॉस करा रहे हो भाई। तो लंबे ही होने चाहिए थे सारे, लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं आया। क्या सारे बोने होंगे? नहीं। आप ऐसे सोचें कि भाई एक पीढ़ी में लंबे की चलती होगी, एक पीढ़ी में बोने की चलती होगी,
ऐसा मामला भी नहीं है। क्या टोल एंड ड्वार्फ मिलेंगे? है ना, आप इसके लिए हाँ कर रहे हो, ये ऐसा मिलेगा। लेकिन कितने कितने मिलेंगे, कोई रेशियो? है, हाँ, 3:1। तो 75% लंबे आएंगे, 25% पौने आएंगे। तो ऐसा क्यों भाई? है ना, साइंस जिज्ञासा का नाम है। तो मेंडल को लगा कि ये क्या हुआ भाई, मतलब 75% तो लंबे और थोड़े से बौने आए, इस चीज को मैं कैसे समझाऊं, लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि ये कैसे हो गया? तो फिर उसने स्टैटिक्स लगाई, रेशियो लगाई, तो वो चीज समझ में आई उसके। तो आप उस चीज को ऐसे कहते हो कि आपने F1 का क्रॉस F1 से कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप इनको जोड़ दीजिए, तो ये बन गया पुन्नेट स्क्वायर। है ना, तो आपको सपना भी इसका आना चाहिए, अब आपको सपने में भी पुन्नेट स्क्वायर दिखना चाहिए। है ना? पुन्नेट स्क्वायर में 4 डब्बे हैं, राइट, 4 पार्ट्स हैं इसके, और 4 में से ये भी लंबा है, टॉल, ये भी लंबा है, टॉल, और ये भी लंबा है, टॉल। तो 4 में से 3 डब्बे, यानी कि 3/4, ये तो हो गए टॉल। और फिर केवल एक चौथा हिस्सा ऐसा है जो ड्वार्फ है। तो y3/4, y1/4, बिकॉज 4 में से 3 और 4 में से 1, वैसे 16 में से 1, 16 में से 4, 16 में से 9, ऐसे। तो 4 का 4 से क्रॉस कराओगे तो 16 बॉक्स बनेंगे। राइट, तो हाँ, ये तो छोटे से छोटा लेवल है कि मोनोहाइब्रिड के अंदर अपन F2 पे जा रहे हैं। ओके, ठीक है। इसमें और क्या छिपा हुआ है, और इसे क्या समझें? इसे ये समझ में आता है कि F1 में सारे टोल थे, और F2 में 3/4 टोल हैं, 1/4 ड्वार्फ है। तो अगर आपको ड्वार्फ दोबारा से मिल जाता है, पिछली पीढ़ी में ड्वार्फ था, पेरेंट 2 था, वो ड्वार्फ ही था। पेरेंट जनरेशन का कोई करेक्टर जो आपको F1 में नहीं मिला, वो F2 में दोबारा से आ जाता है ना? ड्वार्फनेस थी वो पेरेंट 1 में, पेरेंट 2 में थी, पेरेंट जनरेशन। F1 के अंदर कोई ड्वार्फ नहीं था, F2 के अंदर दोबारा से कोई चीज आ गई, तो एक पीढ़ी में थी, पिछली पीढ़ी में नहीं थी, अगली पीढ़ी में फिर आ गया। इसका मतलब ये करेक्टर जनरेशन स्किप करता है, जनरेशन स्किप करता है। भाई आप कंबल ओढ़ के सो जाओगे तो कैसे दिखोगे? है ना, जब आपको छुपना होता है तो आप ऐसे ही काम करते हो, है ना। और
ऐसा तो नहीं कि आप हाथी के ऊपर कंबल डाल दो कि छुप गया हाथी, हो जाएगा? हाँ, चूहे के ऊपर कंबल डालो छुप जाएगा। तो क्या आप हर चीज को छुपा सकते हो? ना। जो एक्सप्रेस होता है आप उसको रोक नहीं सकते। आप कैपिटल टी को नहीं छुपा सकते, कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। कैपिटल टी को छुपाना आपके बस में नहीं है, और स्मॉल टी को दिखाना आपके बस में। जैसे कैपिटल टी को छिपाना पॉसिबल नहीं है, वैसे स्मॉल टी हमेशा ही छिप जाएगा क्या? ना। आप चाहो कि स्मॉल टी दिखे, तो उसके बगल में दूसरा स्मॉल टी होना चाहिए। दूसरा स्मॉल टी बगल में होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके बगल में कैपिटल टी नहीं होना चाहिए, है ना? उसके बगल में अगर कैपिटल टी लगा दिया, ट्रिपलेट मान के देख लो आप एक बार, उसके बगल में स्मॉल टी लगा दो और फिर अगली बगल के अंदर कैपिटल टी लगा के देख लो, पौधा बोना हो जाए तो नहीं होगा। तो बोना दो टी आने से नहीं होता है स्मॉल वाले, बोना एक भी बड़ा टी नहीं आने से होता है ना? चीजें अप्लाई नहीं करनी है अपन को, अपन डिफरेंटली उन चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये था कि F1 का लोस्ट करेक्टर F2 में रीअपियर हो जाता है। ये तो आपको दिख गया कि कुछ पौधे बोने आपको F2 में मिल गए, और गिन के देखा तो लगभग 25% थे, तो आपने कह दिया कि 1/4 के हिसाब से। राइट। ठीक है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब कैपिटल टी ने स्मॉल टी का साथ छोड़ दिया हो। ऐसा होने पे स्मॉल टी एक पेरेंट से भी आ गया, और स्मॉल टी दूसरे पेरेंट से भी आ गया। तो F1 में तो कोई स्मॉल टी अकेला था ही नहीं, कैपिटल के साथ में थे। F2 में दोनों साथ में आए तभी पौना दिखा। इसका मतलब ये हो गया कि जो उनके बीच में कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ चिपके हुए नहीं है। दोनों क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, है ना? एक क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील है, और एक क्रोमोसोम पे जो एलील है, और वो क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, और वहां से गैमेट बनते हैं। फिर गैमेट में रैंडमनेस, गैमेट फॉर्मेशन इज रैंडम प्रोसेस। तो अगर दोनों एलील हमारी एक साथ आई हैं, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो एक ही क्रोमोसोम पे होते तो एक साथ ही आते, दो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो दो एलील कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप समझ रहे थे, और डोमिनेंस आपने समझी। ये लास्ट में आपने एलील सेग्रीगेशन आप इसको बोल सकते हैं, एलील सेग्रीगेशन। ये दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं ना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अपने अपने हिसाब से जा सकते हैं। तो तो इसके आगे आप ये बोलेंगे कि आपके पास F2 में ये तो है फिनोटिपिक रेशियो। अब आप जीनोटिपिक रेशियो की बात करो, तो उसमें आपके पास तीन जीनोटाइप आएंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कैसे हैं? चेकर बोर्ड में ये एक ही खाने में है, ये दो में है, और ये एक में है। तो अनुपात आएगा 1:2:1। यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर आपके पास एक जीन है, अगर उसकी दो एलील है,
तो आपके पास जो जीनोटाइप है वो कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार। अगर आपके पास एक जीन है और उसके 3 एलील हैं तो जीनोटाइप कितने प्रकार के होंगे? अपना नोटबुक निकालो और बना के दिखाओ। अपने नोटबुक के अंदर आप बनाइए। एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप का ले लीजिए। 3 एलील हैं, आई, आई ए एंड आई बी। You have 3 alleles. 3 से 6 कैसे प्राप्त हो गए आपको? 3 और 6 के बीच में कोई रिश्ता हो सकता है क्या? तो आप कहते हैं कि गुणा 2 का रिश्ता है, ऐसे कि 3 और 6 में गुणा 2 का रिश्ता है कि आप 2 से गुणा कर दो 6 मिल जाएगा। तो क्या यहाँ ऐसा ही हुआ है क्या? ये अप्लाई होता है क्या? 2 की पावर n-2। 2 की पावर 3 एलिल -2, यानी कि 8 - 2 = 6। हाँ, ये मल्टीपल एलिल होने पे लागू। तो या तो क्या है कि आप वैसे करते रहोगे तो टाइम लगेगा आपको, है ना? कोई सा रह गया, कोई सा छूट गया, आ ही नहीं रहे थे, 6 ही नहीं आ रहे थे। ये होमो है, ये होमो है और ये होमो, बाकी 3 हेटेरो हैं। फिनोटाइप कितने होंगे? हैं? इसका ओ, ए, बी, ए बी, इसका कोई नया नहीं है, इसका भी कोई नया नहीं है ना? इसमें एक चीज बहुत बड़ी है, पर वो है ये कि इस वाले केस के अंदर डोमिनेंस नहीं, को डोमिनेंस है। ये दोनों की ही चलती है। ए वाला एंटीजन भी होता है, बी वाला भी होता है। इन केसेस में डोमिनेंस चल रहा है। तो डोमिनेंस के हिसाब से बात करेंगे तो आई ओ, इसके ऊपर दोनों ही भारी है। आई ए भी भारी है और आई बी भी भारी है। और फिर आई ए = आई बी, दोनों बराबर भारी हैं। इनमें से कोई किसी को नहीं दबा सकता। ये दोनों आई ओ को दबा सकते हैं। तो एक करैक्टर है, उसमें आपको दो दो प्रकार से अप्लाई करना पड़ता है मेंटलिज्म। एक डोमिनेंस के साथ में,
एक कोडोमिनेंस के साथ। तो जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके बेटे का ब्लड ग्रुप क्या होगा और उसकी बेटी का ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा। ना बॉय हो या गर्ल हो, ब्लड ग्रुप उससे प्रभावित नहीं होगा। पढ़ा था है ना कि एक करेक्टर एक जीन से कंट्रोल होता है। वैसे ये जेनेटिक्स समझने के लिए सही बात है, वैसे नहीं है। वैसे तो एक करेक्टर के लिए मल्टीपल जीन हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आप जीनोटाइप देख लो, इसका जीनोटाइप है आई आई, इसका क्या है आई ए आई पी। तो हर बार एक आई तो आएगा ही, तो फीमेल की साइड तो जीरो कर दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर बार आई आएगा। आधे ए वाले होंगे, आधे बी वाले होंगे। सेक्स का कनेक्शन सेक्स क्रोमोसोम से है, और ये सेक्स क्रोमोसोम से कनेक्टेड मैटर नहीं है। तो लड़का हो या लड़की ब्लड ग्रुप से अप्रभावित है। हाँ, अगर एक्स और वाई के ऊपर जीन होते तो लड़का लड़की होने से आपको सोचना पड़ता है कि वो चीज ऐड करनी पड़ती, अभी नहीं करेंगे। ओके, इसकी संभावना कितनी है? जल्दी मत करो। है 30, 15, 50% ऐसे करो। है 1/, वेरी सिंपल, है ना। इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज आई नहीं ना दिमाग में वो है नहीं, इसलिए आएगी भी नहीं। ठीक है, टेक अनदर एग्जाम्पल। जैसे आप कह रहे हैं कि आज क्लाउडी डे है, बादल होते हैं, ठीक है। और फोरकास्ट आ रहा है, मतलब चैनल पे आ रहा है या कहीं भी आप देख रहे हो वहां पे आ रहा है कि 70% क्लाउडी डे, 70% चांस है कि आज बादल होंगे, इसका मतलब ये है। और फिर दूसरा फोरकास्ट आता है कि बारिश होने की संभावना है, वो 20% है। 70% संभावना है कि बादल होंगे, 20% संभावना है कि बारिश होगी, यानी कि दो चीजें हैं। लड़का होगा या लड़की होगी वो अलग चीज है, ब्लड ग्रुप क्या होगा वो दूसरी चीज है। तो लड़का और लड़की होने की संभावना अलग मैटर करता है, ब्लड ग्रुप होने की संभावना अलग मैटर है। अब आपसे ये कहें कि बादलों के साथ बारिश होने की संभावना कितनी है, तो आप दोनों संभावनाओं को गुणा कर देते हैं, दिस इज मल्टीप्लीकेशन रूल। तो 70% मल्टीप्लाइड बाई 20%, 70% का मतलब होता है 70/100 मल्टीप्लाइड बाई 20/100, तो 0.7 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.14, यानी कि 14% संभावना है कि बादलों के साथ बारिश होगी। तो ऐसे आप चेक कर लो कि आपको क्या चाहिए। आपको लड़की होना चाहिए पहला बच्चा उनका, तो लड़की होने की संभावना कितनी है 50%, और ब्लड ग्रुप ए होने की संभावना कितनी है 50%।
तो दिस इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 0.25। तो पॉइंटों में काम करोगे तो थोड़ा टिपिकल है, बढ़िया है कि आप इसको 1/2, 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 है ना। सेम क्वेश्चन में आप कहते हैं कि नहीं बॉय विथ ब्लड ग्रुप ए, वो भी ये आता क्योंकि लड़के की संभावना भी 50% है, 50% ही लड़की की संभावना है। आगे चलो। वो कहते हैं कि उनके 2 चाइल्ड होने चाहिए। उनका पहला चाइल्ड है वो गर्ल ही होना चाहिए, दूसरा चाइल्ड है वो बॉय होना चाहिए, और गर्ल विथ ए ब्लड ग्रुप एंड बॉय विथ ए ब्लड ग्रुप। वो चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चे ब्लड ग्रुप एक के हों, पहला बच्चा हमारा लड़की हो और दूसरा बच्चा लड़का हो। तो दोनों बच्चों के ऐसे होने की संभावना कितनी है। आपको साफ दिख रहा था, फिर जैसे ही ये ब्लड ग्रुप वाला किया आपको धुंधला दिखने लग गया, अब आपको दिखना बंद हो गया, है ना। एग्जैक्टली अपन टॉपिक में ही है, तो टॉपिक को थोड़ा सा बड़ा किया और दिखना बंद, और क्वेश्चन अगर और बड़ा हो जाए तो दिखना नामुमकिन। या वो पता ही नहीं लग रहा है कि क्या हुआ है। ओके, काम क्या करना, आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहला लड़की हो जाए, प्रोबेबिलिटी कितनी है, लड़का या लड़की कोई सा भी हो सकता है, आधी संभावना है, और उसका ब्लड ग्रुप ए ही होगा, संभावना कितनी है ये तो हो गया पहले बच्चे की संभावना। फिर उसके बाद में दूसरा बच्चा आपको चाहिए गर्ल, उसकी संभावना कितनी है, 1/2। ब्लड ग्रुप उसका भी वही हो, 1/2। तो आप इनको ठीक है, कोई नहीं ना, एक स्टेप पीछे बैक, एक स्टेप बैक। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वन कपल, उनके वन चाइल्ड बॉय और गर्ल, प्रोबेबिलिटी हाफ, लड़का हो या लड़की संभावना 50%। सही है, ठीक है। टू चाइल्ड बोथ बॉय, संभावना कितनी आएगी, आधा गुणा आधा, 25%। है ना, बादल के साथ बारिश, और बादल के साथ बारिश प्लस बिजली भी कड़के, तो एक संभावना और गुना होगी। तो जितने आप करेक्टर चाहते हो उनकी प्रोबेबिलिटीज है ना? ये ऐसे है जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक बैग है, आप इस बैग में हाथ डालो और जादू करने पर आप बैग में हाथ डालो और आप एक गेंद इसमें से निकालो। तो आपने कहा ये लो सर, अब बताओ इसका रंग कैसा है। आपने बैग में हाथ डाल के बॉल निकाली, इसका रंग कैसा है। तो डरना मत, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, है ना। अब बताओ बॉल का रंग कैसा है। आंसर इज वेरी सिंपल,
आप खामखा दिमाग लगा रहे हो। आप आंसर ये दीजिए कि सर आपने बैग में जो डाली वही कलर है, नया कलर कहाँ से आएगा? मैंने सारी बॉल रेड कलर की डाली है तो रेड ही आएगा। मेरे पास यहाँ पे 10 बॉल हैं, 10 की 10 अगर रेड कलर की हैं तो आप हाथ डाल के कोई भी निकालो। मैं कहूँ कि आओ हाथ डालो, इसमें से रेड ही निकलेगी, अरे भाई डाल ही रेड है तो रेड ही निकलेगी, इसमें कौन सा जादू है? राइट, द बॉल विल बी रेड। अब एक काम करता हूँ, मैं इसमें आधी रेड डालता हूँ और आधी ब्लैक डालता हूँ। 20 बॉल है मेरे पास, 10 रेड है 10 ब्लैक है। अब मैं कहता हूँ कि हाथ डालो और एक बॉल निकालो। अब बताओ कौन सी बॉल आएगी? रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है। और मैं कह दूं कि मेरे पास 19 तो है रेड बॉल, एक है ब्लैक बॉल। अब हाथ डाल के निकालो, अब कौन सी आएगी? 19 रेड है, एक ब्लैक है। आपसे कह रहा हूँ कि एक बार हाथ डाल के बॉल निकाल लो, और मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहे शर्त लगा लो, रेड ही आएगी आपके हाथ में। हाँ मतलब चांस है कि मैं शर्त हार जाऊं, लेकिन चांस बहुत मामूली सा है कि आप हाथ डालो और आपके हाथ में एक बॉल जो है वही आ जाए, इसकी संभावना नामात्र की सी है। पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल है लेकिन संभावना हल्की है उसकी। और ऐसे अगर एक भी बॉल ब्लैक नहीं होती तो उसकी संभावना जीरो हो जाती। राइट। तो आप अपने टॉपिक को समझने के लिए उसको सरल बनाइए, वरना इन रेशियोज के ऊपर आपसे काम नहीं होगा ना। ठीक है। ओके। हाँ, बहुत ग्रल होंगी तो भी यही आएगा, है ना? ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि उनके 3 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड। उनके 3 बच्चे होने की संभावना कितनी है? लड़का लड़की कुछ भी हो, 3 बच्चे होने की संभावना कितनी है? हैं? फिर आप कहेंगे अनपढ़ है तो हो जाएगा संभावना है। और आप कहेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखता है तो संभावना नहीं है। है ना? वो तो ये कि वो भाई अपनी फैमिली प्लानिंग कैसे करता है उसका मैटर है। हो सकता है कि उसकी संभावना जीरो हो, उनको बच्चा चाहिए नहीं, वो अडॉप्ट करेंगे, गोद लेंगे। राइट। हाँ, इसकी संभावना आप कुछ नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, आप इसके बाद की बातें बता सकते हो। आप ये कहें कि इनके 2 लड़के हों और एक लड़की हो, इसकी संभावना आप बता सकते हो। इसके लिए वो आपको कुछ बताएं या ना बताएं, ये आप खुद बता सकते हो कितनी आएगी। हम्म। पहले लड़के की संभावना आधी, दूसरे की आधी, और फिर तीसरा बच्चा लड़की हुआ लड़की, है ना? दिस इज 1/8। कि उनके 3 बच्चे हों और तीनों बच्चे में 2 लड़के और एक लड़की हो, यही थोड़ा चेंज करके देखें क्या? कि उनके 2 लड़कियां हों और एक लड़का हो तो भी इतना ही आएगा। अगर उनके तीनों ही लड़के हों तो सेम आएगा। और तीनों ही लड़कियां हों तो मतलब संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ये संख्या पूरे लड़के कर दिए तो भी वही अनुपात आ रहा है, संभावना प्रोबेबिलिटी वही आ रही है। दो लड़के एक लड़की करके देख लिया है। वेरी गुड। अब आगे चलो फिर। अब मैं ये कहता हूँ कि उनका पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, वो कहते हैं कि भाई पहले हमारे लड़का हो, फिर हमारी बेटी हो, फिर हमारा जो लाडला बेटा होता है वो। तो एक तो हमारा समझदार बेटा हो, और एक हमारा लाडला बेटा हो, और बीच में हमारी प्यारी सी जान हो। तो ये प्लानिंग चाहते हैं हम। अब बताओ इसकी संभावना क्या है। संभावना तो बाद में बता देना, पहले ये बताओ कि इस पे काम कैसे करोगे। ये कह रहा है कि आपके पास तीन बच्चे हैं, एक का नाम राम है, एक का श्याम है, एक का नाम दिनेश है। तो पहले राम बैठे, फिर बीच में दिनेश बैठे, और फिर श्याम बैठे। तो ऐसे कतार में बिठाना उनको। तो इसकी संभावना कितनी है ना। ये साधारण गणित का वो हिस्सा है जिसके ऊपर बीएससी एमएससी में बच्चे बहुत कम जाते हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग तक रहते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। आपको पहला बॉय मिले, फिर उसके बाद में दूसरा गर्ल मिले। यहां तक तो वही है जैसा आप सोचते हो, है ना। जैसे टोटल क्या है, टोटल इनके हैं दो बॉय एक गर्ल। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है बॉय बॉय गर्ल। दूसरा ऑप्शन क्या है, गर्ल बॉय बॉय। तीसरा ऑप्शन क्या है, बॉय गर्ल बॉय। आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए। तो केवल यही डिजाइन आएगा ऐसा नहीं है, इसके अलावा दो डिजाइन और हैं, पैटर्न और भी हैं, तो वो भी संभव है। तो उसकी संभावना जो आप लगाना चाहते हो, है ना, आप लगाना चाहते हो 1/2, 1/2, तीनों का। यहाँ तक तो आप पहुंच गए। अब इसके बाद में इसकी संभावना जो बनेंगे उसमें से भी 1/3 है। तो दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 1/24। हाँ, दो लड़के एक लड़की होना ये अलग बात है। इसी क्रम में होना ये जो जो पॉसिबल है उनमें से एक बात है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको, तीन में से एक है तो 1/3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये है सिंपल, ओनली मेल फीमेल तक का मैटर है। ये थोड़ी अपना काम है। अपना काम तो करेक्टर आएगा, तो ब्लड ग्रुप जुड़ के आएगा। ब्लड ग्रुप जुड़ के आएगा तो ब्लड ग्रुप वाली चीज और चलेगी इसके साथ में। तो मैटर विल बी कॉम्प्लेक्स्ड। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप इसमें और ऐड कीजिए, ये है टेस्ट क्रॉस। वेरी सिंपल। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है। देखो, F1 यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बाय स्मॉल टी स्मॉल टी, क्या ये टेस्ट क्रॉस है।
हम्म? नहीं बता पा रहे? हम्म? मान लें आप लोग, तो एग्जाम में तो दूर दूर बैठोगे, सेंटर भी अलग लगाए। ठीक है ना। टेस्ट का मतलब होता है चेक करना। चेक करने का मतलब अंदर जो एलील है उनको चेक करना। ठीक है, कैसे चेक करें? एक ऐसा लें जो डिप्लॉयड तो बना दे, लेकिन असर कुछ भी ना डाले। अब उससे आप कोई भी अटैच करके देख लो। कैपिटल टी अटैच किया तो पौधा टॉल, स्मॉल टी अटैच किया तो पौधा डॉर्फ। तो एक साइड से जो लाते हैं ना, इधर से जो लाएंगे वो तो क्या आएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये तो बस डिप्लॉयड बनाने के काम आता है, बाकी इसका असर नहीं पड़ेगा। तो आपने जो लिया है वो क्या है वो दिख जाएगा। तो उसमें कैपिटल टी है तो दिख जाएगा, छोटा टी है तो दिख जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिसेसिव होमोजाइगस, पेरेंट भी चाहे मत बोलो, पेरेंट तो आपने बनाया था, वरना ऐसे जीनोटाइप तो किसी भी पीढ़ी में हो सकते हैं। तो रिसेसिव होमोजाइगस के साथ अगर आप क्रॉस कराओगे, चाहे किसी का भी करा के देख लो, उसके अंदर क्या है उसका पता चल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल टी का क्रॉस कराया तो पता लग जाएगा कि उसमें एक ही कैपिटल टी है, स्मॉल टी है ही नहीं। तो एक ऐसा सिस्टम है कि आप इसको लगा के देखो, इसके साथ क्रॉस करा के देखो, सामने वाले के अंदर जो है वो आपको पता लग जाए। दिस इज टेस्ट क्रॉस। क्योंकि लिखा हुआ नहीं होता ना, बाहर पौधे पे लिखा हुआ नहीं होता, अपन को चेक करना पड़ता है कि इसके अंदर जीनोटाइप क्या है। बेटर आपने मोनोहाइब्रिड है ना, रेशियोज, डोमिनेंस, है ना, एलिल सेग्रीगेशन, ऐसी सारी चीजें आपने इसमें ऐड कर दी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो आपके पास दो करैक्टर होंगे, यानी कि दो जीन्स होंगे, है ना, दो करैक्टर्स होंगे, यानी कि दो जीन्स होंगे, यानी कि दो लोकस के बीच का मामला हो। क्योंकि एक जीन एक लोकस पे होता है, तो दो डिफरेंट लोकस के ऊपर दो अलग अलग जीन होंगे, उनका मैटर है। एक क्रॉस से आप इसको समझना स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो ये ब्राउन सीट एंड येलो एंडोस्पर्म। और ये झुर्री वाला wrinkled एंड ग्रीन एंडोस्पर्म। तो सीड की सैप, सीड की सैप वो एक अलग करेक्टर है।
उसको आर वाला लोकस जाने, उसके हिसाब से होता है उसका कंट्रोल। फिर दूसरा है एंडोस्पर्म का कलर, उसको दूसरे लोकस के ऊपर कौन सा एलील है वो कंट्रोल करता है। यानी कि दो मोनोहाइब्रिड को जोड़ दिया तो ये डाइहाइब्रिड होता है, एक एक करेक्टर वाले को दो दो वाले में जोड़ दिया तो डबल हो गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ठीक है, अभी जो पेरेंट्स लिए हैं ये पेरेंट जनरेशन है, तो ये भी प्योर है 100% होमोजाइगस, एंड दिस इज 100% प्योर होमोजाइगस है। होमोजाइगस फॉर दोनों लोकस के लिए, पहले लोकस के ऊपर भी होमो है, दूसरे पे भी होमो है, सेकंड पेरेंट में भी ऐसा है, लेकिन वो दोनों जीन रिसेसिव है ना। सिंबल के अकॉर्डिंग अपन कैपिटल लेटर को डोमिनेंट एलील मानते हैं और स्मॉल को रिसेसिव मानते हैं। ठीक है, अब आप इनके गैमेट बना लीजिए। इसमें जो गैमेट बनेगा वो एक ही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इससे बनेगा उसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई। दीज आर गैमेट्स। अब आप इनको फर्टिलाइजेशन में ले जाइए, दैट विल बी capital R capital Y and then small r small y. This is F1 diploid organism, right? फिनोटाइप, फिनोटाइप आप इसका बता सकते हो कि डोमिनेंट का चलेगा तो इस राउंड आएगा, और इस वाई की चलेगी तो येलो आएगा। यहाँ पे सेम आपको वैसे फील होता है कि बोना गायब हो गया, यहाँ पे ग्रीन गायब हो गया, यहाँ पे झुरीदार गायब हो गया, राइट। F1 के अंदर जो रिसेसिव है वो नहीं दिखता अगर आपने पेरेंट होमोजाइगस लिया तो। ठीक है, तो जो स्मॉल वाले हैं वो रिसेसिव है, इनकी नहीं चल रही। तो अगेन आप जो एग्जांपल ले रहे हैं वो डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है कि जो दोनों करेक्टर लिए हैं दोनों करेक्टर ही डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं कि ना स्मॉल आर की चलती है कैपिटल आर के सामने, ना स्मॉल वाई की चलती है कैपिटल वाई के सामने। तो दिस द मैटर ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसके बाद में ये F1 ऑर्गेनिज्म जो बना है ना, ये तो बीज बना है, जायगोट बना है, फिर एम्ब्रियो बनेगा, है ना। ये जायगोट है, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बीज बनेगा, सीड। फिर आप इस सीड को उगाओगे, जर्मिनेट करोगे तो इससे प्लांट बनेगा, फिर प्लांट को आप ग्रो करोगे, फिर उसमें फ्लावर आएंगे। उसके बाद में आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे तो F1 के साथ क्रॉस करेगा। अगर आप चाहो तो रिसेसिव हो जाएगा से क्रॉस करा के अपनी मर्जी से इसका टेस्ट क्रॉस भी करा लो चाहे, राइट। तो पौधे अपने आप आपस में क्रॉस करेंगे, दिस इज इंटरब्रीडिंग। F1 क्रॉस विथ F1। तो F1 क्रॉस विथ F1 करेंगे तो आपको F2 जनरेशन आ जाएगी। F2 के जीनोटाइप क्या क्या होंगे, पहला काम है F2 के जीनोटाइप क्या क्या होंगे। है ना? पहले फिनोटाइप बता दो, अगर आपको टिपिकल लग रहा है ना तो पहले फिनोटाइप बता दो।
F2 के फिनोटाइप में क्या क्या आएगा? देखो ये आएगा क्या, राउंड, येलो, पैरेट जैसा आएगा क्या? व्रिंकल्ड ग्रीन भी आएगा? आएगा। ये तो पेरेंट जैसे हैं, पेरेंटल है, ये पेरेंट भी ऐसे ही थे और F2 में वापस से ऐसे आपको मिल गई। ये नीचे वाला F1 में गायब हो गया तो वो दोबारा से आ गया, जैसा आपका बोना पौधा दोबारा से आपको मिल गया था। ठीक है। अब इसके अलावा कोई नई चीज भी आएगी क्या? है ना, राउंड के साथ ग्रीन आ सकता है ना, व्रिंकल्ड के साथ, ये कुछ ऐसा है जो पेरेंट्स में नहीं था, ये नया है, न्यू, यानी कि नॉन पेरेंटल। नॉन पेरेंटल का मतलब है आप इनको बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो F2 में दो चीजें हो गई, एक तो जो गायब हो गया था वो रीअपियर हो गया, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी होता है ना, बोना पौधा F1 में नहीं था, F2 में दोबारा बोने आ गए थे एक बटा चार। तो ये तो वही चीज है कि एक जो रिसेसिव करेक्टर होता है वो F1 में गायब हो जाता है, F2 के अंदर एक चौथाई के अंदर दोबारा आ जाता है। नीचे जो अपन देख रहे हैं राउंड के साथ ग्रीन और व्रिंकल्ड के साथ येलो, ये पेरेंट्स में था ही नहीं, ये तो बिल्कुल से नया करेक्टर आया, दिस इज नॉन पेरेंटल। तो पेरेंट्स में नहीं था, पेरेंट्स में ऐसा नहीं है, पेरेंट्स में राउंड वाला एलील था, लेकिन राउंड वाला येलो वाले के साथ था, और व्रिंकल्ड वाला ग्रीन वाले के साथ था। लेकिन इस बार क्या देख रहे हैं कि राउंड के साथ ग्रीन आ रहा है, यानी कि राउंड का येलो से कनेक्शन कटा है और ग्रीन से कनेक्शन बना है, तो क्रॉसओवर हुआ है। ऐसे व्रिंकल्ड का कनेक्शन है वो येलो से हुआ है, तो दे आर रिकॉम्बिनेंट, दे आर रिकॉम्बिनेंट। अब आप वैसे क्रॉसओवर करा के देख लो, है ना, वैसे आप देखेंगे तो क्या आएगा सीन आपके पास, दिस इज द क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम आपने दिखाए, दिस इज कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इसका रेप्लिकेशन करा दो, रेप्लिकेट करा दोगे तो ये डबल हो जाएंगे। इसके ऊपर एक कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इस पे स्मॉल 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 स्मॉल। तो रिकॉम्बिनेशन इनका करा दीजिए कैपिटल आर के साथ, ये आ जाएगा। तो दिस इज राउंड एंड ग्रीन, ये वाला। और आप स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई ले जाएंगे, क्योंकि जितना सेगमेंट डोनेट होता है उतना ही सामने वाले का आता भी है। तो दिस इज व्रिंकल्ड एंड येलो। तो क्रोमेटिड नंबर सेकंड एंड थर्ड जो है उनके बीच में क्रॉस ओवर हुआ है, और उस क्रॉस ओवर का नतीजा है कि इससे चार बनेंगे, इससे बनेगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इससे बनेगा दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चार क्रोमेटिड थे, चार ही होंगे, क्रॉस ओवर के बाद नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, तो ये नए बन गए। तो आपको ये रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं। और फिर वो कहानी आती है कि ऑर्गेनिज्म और बेटर बनाना चाहते हैं, है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, तो वो गैमेट्स बनवाते हैं।
गैमेट्स बनवाने का मैटर है तो मामला अपने आप ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है कि एसेक्सुअल के अंदर और वेजिटेटिव के अंदर गैमेट्स नहीं बनते। तो केवल इस फायदे के लिए कि नए टाइप्स या नए कॉम्बिनेशन आ जाएं, ताकि आने वाले अनसर्टेन टाइम के अंदर कोई ना कोई तो सक्षम होगा ही, उसके लिए सब होता है। तो ये मैटर रहा कि हमारे पास ये सब ऐसे अपन इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आ जाइए। F1 आपके पास है, दिस इज कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब आप F2 चाहते हैं तो इसका मतलब है F1 मल्टीप्लाइड बाई F1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राउंड और है ना येलो कितने होंगे हैं? ओ भाई रट्टा हुआ नहीं चलेगा, रट्टा हुआ नहीं चलेगा। ठीक है, रट्टा हुआ नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा पक्का। मत करो, मत करो, मैं जो बताता हूँ वैसे करना, राइट? मेरे को फॉलो कीजिए। ठीक है, ओके। आपको क्या चाहिए? राउंड। कैसे मिलेगा? एक कैपिटल आर आना ही चाहिए, दूसरा कुछ भी आ सकता है, ऐसी संभावना उसको गुणा कर दो। येलो, एक कैपिटल वाई आपको चाहिए, दूसरा कुछ भी आ सकता है, राइट? तो अपना जो क्रॉस है वो तो यही है ना, ये वाला। तो आप आराम से काम कर लें, इसके लिए दो टुकड़े कर दो। ये है ना, राउंड और व्रिंकल्ड का मोनो हाइब्रिड हो गया, और इसका दूसरा टुकड़ा कलर वाला कर दो इसे। ठीक है, तो अभी इसको फॉलो करना, आपको यहाँ जाना है तो केवल स्काई ब्लू वाले को देखो कि कैपिटल आर स्मॉल आर, आपको एक आर बड़ा आ जाए, ऐसे चेकर बोर्ड के कितने खाने आएंगे? 3 आएंगे, है ना? कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कितना है? कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल। तो एक बड़ा आर किन में आ गया? इनमें आ गया। तो ये है 3, तो इसकी संभावना कितनी है? 3/। ऐसे ही फिर आप इसको देखो, इसको देखने का तरीका भी वही है। यहाँ पे भी 3 कॉलम के अंदर एक वाई आ जाएगा बड़ा, तो अगेन मल्टीप्लाइड बाई 3/4, दिस इज 9/16। कितने आएंगे? 9। 9 कितनों में से? 16 में से 9। हमेशा ही 9 आएंगे, नहीं, 16 में से 9। 16 में से 9 आएंगे तो 32 में से 18 आएंगे, है ना? समझ गए? ओके, नेक्स्ट मुझे बताने की कोशिश कीजिए, राउंड के साथ ग्रीन कितने आएंगे? तो राउंड की संभावना मल्टीप्लाइड बाई ग्रीन की संभावना, राउंड की संभावना कैपिटल आर आने की संभावना मल्टीप्लाइड बाई ग्रीन, यानी कि किस है? कितना?
दोबारा बताओ। 3/, ठीक है, 3/4 गुणा 1/4, 3/16, सही आंसर। तो आपको वो सब नहीं करना, आपको ये देखना कि आपको क्या चाहिए। आप कहें कि हमें तो रिंकल्ड के साथ में ग्रीन चाहिए, तो ले लो 1/4, 1/4, 1/16। तो आपको चेकर बोर्ड ध्यान नहीं करना, आपको और कोई चीज याद नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपके पास जो पेरेंट थे और आपके पास F2 आ गए। पेरेंट में कैसे थे? राउंड येलो। दूसरा था wrinkled ग्रीन। F2 में भी आपको ऐसे मिले क्या? है ना, wrinkled ग्रीन आपको F2 में मिल गए थे। हम्म, कितने मिले? ये कितने मिले? ये तो 1/16 आए थे, और ये भी कितने, 1/16। कितना आएगा? ये इससे नहीं आएगा। ये आपके पास, ये तो फिगर 9/16 है, ये फिगर 9/16 है। एक दूसरे एंगल से सोच के देखना। आप जीनोटाइप लीजिए, इसका जीनोटाइप है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और इसका जीनोटाइप है आपके पास स्मॉल 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 स्मॉल। ठीक है, और ये आपको स्मॉल 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 वापस मिल गए, एंड वन। F2 के अंदर, है ना, जैसे आप मोनो हाइब्रिड के अंदर थे, तो F2 के अंदर आपको दोबारा से पेरेंट वाले कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। F1 में आपने टॉल एंड ड्वार्फ लिए थे, F1 में ड्वार्फ कोई आया नहीं था, F2 में वापस से ड्वार्फ आ गए। F2 में कितने ड्वार्फ आए थे वहां पे? 1/4, है ना। अगर आप मोनो पे होते तो आंसर आया था 1/4। अगर आप डाई हाइब्रिड पे हैं तो आंसर कितना है? 1/16। 1/4 और 1/16 में क्या रिलेशन है? कि 1/4 की पावर 2। तो मोनो में थे तो आप लगा रहे थे 1/4 की पावर 1, और डाई में थे तो वो लगेगा 1/4 की पावर 2। तो रिसेसिव होमोजाइगस जो कंडीशन आती है, वो अगर आपको बता दें कि डाई हाइब्रिड या मोनो हाइब्रिड कोई सा भी क्रॉस हो, कैसा भी क्रॉस हो, उसमें अगर आपको F2 का बता दें कि F2 में कितने आ रहे हैं, जैसे आप कहें कि 1/256 आ रहे हैं, तो 1/256 आ रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि आपने कितने लोकस ले रखे हैं। 1/4 की घात n लगाने पे आपको 1/256 मिल जाए, तो n की वैल्यू क्या है? 4×4 = 16, 64, 4×56, यानी कि n = 4। तो डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड आपने क्रॉस पे रखो।
है ना। आपका लेवल क्या आना चाहिए, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। यानी कि मोनो में आप एक पे होते हो, डाई में दो पे होते हो, तो तीन पे जाओगे, फिर चार पे जाओगे। तो F2 के अंदर कितने रेशियो पेरेंट के होमोजाइगस रिसेसिव से मैच करते हैं, उसको आप 1/4 की पावर n से जस्टिफाई कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपको फिनोटाइप दिखेगा, बाकी खुद देखना होता है सारा। क्वेश्चन में भी ये आता है कि ऐसे पौधों का इनके साथ क्रॉस कराए, फिर वो कुछ पूछेगा, वो बताना होता है। तो डाई हाइब्रिड आता है, तो आप डाई हाइब्रिड के टुकड़े कर दो, मोनो हाइब्रिड और चेकर बोर्ड, 16 की बजाय चार चार के दो बनेंगे, और उनको गुणा कर दो, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो हो जाएगा। राइट। ठीक है। ठीक है ना? तो